हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 8 अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया टू अडॉप्ट ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इनमें से कौन से फैक्टर्स करेक्ट है कि जो चैलेंज है इंडिया के अंदर ई व्हीकल्स को अडॉप्ट करने के लिए। फर्स्ट, लोअर पेनिट्रेशन रेट ऑफ ई व्हीकल्स मार्केट। Second, poor affordability. Third, dependence on other countries. And fourth, incapacity of local manufacturers. तो चलिए देखते हैं कौन से challenges correct है। The answer will be D, 1, 2, 3 and 4। चारों के चारों जो है वो correct है। अब देखिए इंडिया के अंदर ई व्हीकल्स का जो मार्केट है उसके अंदर पेनिट्रेशन रेट जो है वो कम है। So according to one estimate, India has one of the lowest penetration rate ऑफ ई व्हीकल्स मार्केट। मतलब कि ई व्हीकल्स जो है वो इंडियन मार्केट में उतने पॉपुलर नहीं है। सेकंड, पुअर अफोर्डेबिलिटी एंड डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, ये दोनों जो है वो करेक्ट है। अब देखिए ई व्हीकल्स के अंदर सबसे मेन कंपोनेंट जो है दैट इज द बैटरीज, राइट। एंड बैटरीज आर मेड अप ऑफ लिथियम, जिसे हम कहते हैं लिथियम आयन बैटरीज, राइट। तो इंडिया के अंदर ये जो लिथियम रिजर्व जो है वो नहीं है। And for lithium we are dependent upon several other countries, for example जापान एंड चाइना। तो इसकी वजह से हमारी डिपेंडेंस भी है दूसरी कंट्री के ऊपर। अब जब डिपेंडेंस दूसरी कंट्री के ऊपर होगी तो हमारी इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो भी बढ़ेगी। देन इट विल लीड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो मतलब कि प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस, वो भी ज्यादा होगी। एंड इसकी वजह से इंडिया के अंदर पुअर अफोर्डेबिलिटी है ई व्हीकल्स के लिए, राइट। सो सेकंड एंड थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। फोर्थ, इनकैपेसिटी ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरर्स, ये भी करेक्ट है बिकॉज इसके जो कंपोनेंट्स हैं दे आर नॉट चीपली अवेलेबल इन इंडिया एंड एज ऑफ नाउ लोकल मैन्युफैक्चरिंग का रेट है ओनली 30%। सो दीज आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया टू अडॉप्ट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हमारा आंसर होगा डी, 1, 2, 3 एंड 4। तो आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है उन्होंने ई व्हीकल्स के ऊपर पॉलिसी लॉन्च की है, राइट, कि जिसकी वजह से वहां की इकोनॉमी भी इंप्रूव होगी और वहां पे जो पॉल्यूशन लेवल है वो भी रिड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, पीसीए के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, द फाइनेंशियल असिस्टेंस फंड of PCA helps developing countries meet part of the cost involved in international arbitration. Second, all the decisions of PCA are binding upon the parties. Third, PCA is an attached organization of United Nations. तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। आंसर होगा ए, 1 एंड 2। अब देखिए ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस फंड है ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये पीसीए का ही एक फंड है और जितने भी पार्टी कंट्रीज है, जिन कंट्रीज के बीच में केसेस चल रहे हैं, वो दोनों कंट्रीज के जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में कॉस्ट है, कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, वहां पे ये फंड जो है वो हेल्पफुल होता है। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, पीसीए का अगर एक बार डिसीजन आ गया तो वो सभी पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा एंड दे विल हैव टू एनफोर्स द डिसीजन एज सून एज पॉसिबल, राइट। तो ये सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज पीसीए इज एन ऑब्जर्वर ऑफ यूनाइटेड नेशन, राइट। सो इट इज नॉट एन अटैच ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है विच इज एन ऑब्जर्वर ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, हेंस द आंसर विल बी ए, 1 एंड 2। जो इटालियन मरीन का केस है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इट विल क्लोज मरीन्स केस ओनली आफ्टर हेफ्टी कंपेंसेशन, और उन्होंने यहां पे जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उनको भी अप्रिशिएट किया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फेम इंडिया फेज 2, फेम इंडिया फेज 2 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड फ्यूल सिक्योरिटी। Second, the program is silent on charging infrastructure
टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉर अडॉप्शन ऑफ ई व्हीकल्स। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। द आंसर इज ए, वन ओनली। अब इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस होगा और फ्यूल सिक्योरिटी जो है वो हम अचीव कर पाएंगे। फेम इंडिया का मतलब ये होता है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल्स इन इंडिया। फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल्स इन इंडिया, जिसका फेज 1 जो है वो 2015 में लॉन्च किया गया था। देन रिसेंटली इन 2019 इसका फेज 2 जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसका टाइम स्पान है 2019 से लेके 2022 का, राइट। तो इसके अंदर पर्टिकुलरली ये जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर फोकस किया गया था। सो यहाँ पे ये कहा गया है कि इस प्रोग्राम के अंदर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं है, तो इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। हेंस आवर आंसर विल बी ए, वन ओनली। अगेन जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी है ई व्हीकल्स के ऊपर, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च की है और इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है फेम इंडिया फेज 2 उसको भी मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ लैंडफिल्स यूज्ड फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? फर्स्ट, लोअर टॉक्सिसिटी। सेकंड, कॉस्ट एफिशिएंट। थर्ड, पोटेंशियल रेवेन्यू जनरेशन। तो चलिए देखते हैं कौन से बेनिफिट होंगे लैंडफिल यूज के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। आंसर होगा बी, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए लैंडफिल्स जो है जिसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो उसके अंदर जनरली जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं सॉलिड वेस्ट मटेरियल, उन सभी को ये लैंड के अंदर फिल किया जाता है, राइट। सो दीज आर नोन एज लैंडफिल्स। अब वहां पे ये जो सॉलिड वेस्ट है दे कंटेन सर्टेन टॉक्सिक मटेरियल्स आल्सो। व्हेन दिस टॉक्सिक मटेरियल्स लीच इनटू द ग्राउंड वाटर एंड अदर वाटर बॉडीज, तो वहां से क्या होगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल हैजार्ड्स विल स्टार्ट अपीयरिंग, राइट। सो लोअर टॉक्सिसिटी ये एक बेनिफिट नहीं है, इनफैक्ट द लैंडफिल्स आर मोर प्रोन टू हायर टॉक्सिसिटी which is not a benefit of landfills, right। तो ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल ई वेस्ट, अब ई वेस्ट के अंदर काफी सारे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी है, देन लीड, आर्सेनिक। व्हेन दीज टॉक्सिक मटेरियल्स लीच इनटू द ग्राउंड वाटर, तो वहां से ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन का प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होता है। हेंस द फर्स्ट विल बी इनकरेक्ट। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, it is one of the most cost efficient way of solid waste management। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। अब लैंडफिल के अंदर कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर जो माइक्रोबैक्टीरियाज है दे विल हैव एनारोबिक डाइजेशन, और इस एनारोबिक डाइजेशन की वजह से जो पर्टिकुलर लैंडफिल है वहां से कुछ सर्टेन टाइप के गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होता है। देन वी कैन कन्वर्ट दीज गैसेस इनटू नेचुरल गैस। तो ये नेचुरल गैस जो है इट इज पोटेंशियल फॉर द रेवेन्यू जनरेशन। तो मतलब ये थर्ड जो है वो करेक्ट होगा कि नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करके हम वहां से रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो हमारा आंसर होगा बी, सेकंड एंड थर्ड। सो दिल्ली के अंदर ये जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक पार्क है जिसका नाम है मिलेनियम पार्क, विच इज ऑल्सो अ लैंडफिल, जिसको जो रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर्स बन रहे हैं दिल्ली के अंदर उसके लिए यूज करने की परमिशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? एनजीटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड, एनजीटी इज एम्पावर्ड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ अंडर द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। द आंसर विल बी ए, वन ओनली। अब देखिए एनजीटी के जो चेयरमैन है ही इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब फाइनल अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा।
सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज देर आर मेनली टू एक्ट्स which are excluded from the jurisdiction of NGT. First have Wildlife Protection Act 1972 and other is Forest Dwellers Forest Rights Act. राइट, अब प्राइमा फेसी ये लगता है कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है उसका काम भी एनजीटी का ही होगा, राइट, लेकिन ये इसका चैलेंज है, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ एनजीटी एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लिमिटेशन कि ये दोनों एक्ट जो है वो एनजीटी के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, और इसकी वजह से काफी बार ऐसे इश्यूज खड़े होते हैं कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनके राइट्स को एनजीटी जो है वो एनफोर्स नहीं करवा पाते, राइट, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है वो भी एक कंसर्न है लेकिन वो एनजीटी के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, राइट, सो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगा, हेंस द आंसर विल बी ए, वन ओनली। एनजीटी जो है वो काफी एक्टिव है, राइट, एनजीटी ऑर्डर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड टू डिसबर्स एड, जो उनके प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से जो कम्युनिटीज को नुकसान हुआ है तो ऐसे कम्युनिटीज को कंपेंसेशन देने का ऑर्डर दिया है एनजीटी ने। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement is or are correct about right to freedom under article 19 of the constitution? First, state is not required to justify its monopoly in trade, business, industry or service to the exclusion of citizens under right to freedom of profession. मतलब यहां पे ये कहा गया है कि अगर स्टेट की मोनोपोली है किसी भी ट्रेड के अंदर, बिजनेस, इंडस्ट्री या सर्विस के अंदर, जो किसी सिटीजन्स को अलाउ नहीं करते, तो वहां पे स्टेट को अपनी मोनोपोली जो है वो जस्टिफाई नहीं करनी पड़ती, ऐसा कहा गया है इस स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड जो है, स्टेट कैन प्रिस्क्राइब नेसेसरी क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एटॉमिक एनर्जी, जिसके अंदर स्टेट के पास ऑथोरिटी है कि किसी भी सिटीजन को एक्सक्लूड कर सकते हैं एंड दे विल नॉट हैव टू जस्टिफाई देयर मोनोपोली, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि अगर आपको कोई भी प्रोफेशन कैरी ऑन करना है तो स्टेट के पास ये ऑथोरिटी है कि उसके लिए कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन से नेसेसरी स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए, वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। सो आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। अब अगेन ये जो मुंबई के अंदर डिसीजन लिया गया था महाराष्ट्र के अंदर कि 65 से ज्यादा एज वाले जो आर्टिस्ट है उनको अभी काम करने नहीं मिलेगा, फिर किसी ने ये हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी एंड हाई कोर्ट ने रिसेंटली ये केस जो है वो क्लियर किया है कि 65 से ज्यादा एज के जितने भी आर्टिस्ट है उनको काम करने दिया जाएगा, बिकॉज इट इज अगेंस्ट दी आर्टिकल 15, दैट इज आर्टिकल 15 and 19 कि उनके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते एंड दे हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। हमें पूछा है इनकरेक्ट कौन से। फर्स्ट, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एडवाइजेज द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन मैटर्स कंसर्निंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉलिसी। सेकेंड, स्टेट बोर्ड्स फॉर वाइल्ड लाइफ आर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट होंगे। आंसर इज डी, नाइदर 1 nor 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कौन से मेजर्स लेने चाहिए, तो फर्स्ट करेक्ट होगा। अब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है उसके चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर, देन द स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ will be chaired by the CM of the concerned state. So second जो है वो भी करेक्ट होगा कि चीफ मिनिस्टर इज हेड ऑफ द स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। सो हमारा आंसर होगा डी, नाइदर 1 nor 2, बिकॉज हमें पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन से है। अब महाराष्ट्र के जो स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उन्होंने रिसेंटली ये गाइडलाइंस इश्यू की है कि वहां पे जितने भी फॉरेस्ट है वहां पे ड्रोन सर्वेलियंस किया जाएगा एंड अलॉन्ग विद दैट वहां पे कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट विल डिक्लेयर दिस ट्री एज अ स्टेट मैंग्रोव ट्री, राइट। क्वेश्चन नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन के इफेक्ट के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, it lowers the value of real wages in an industry. Second, it spurs investment in the economy. Third, countries following fixed exchange rate system suffers more due to rising inflation. चलिए देखते हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे. The answer will be C 1 and 3. अब देखिए, it will lower the value of real wages. इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन ए जिसकी इनकम है 100 रुपीज और पर्टिकुलर ईयर में इन्फ्लेशन का रेट है 4%, राइट? अब मान लो कि नेक्स्ट ईयर इसकी इनकम जो है वो इंक्रीज होती है 102 और वहां पे भी इन्फ्लेशन रेट है 4%. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पर्टिकुलर ईयर में किसी कॉमोडिटी की प्राइस है 100, देन इट विल इंक्रीज टू 104 नेक्स्ट ईयर, बट द पर्सन्स इनकम इज इंक्रीज्ड बाय ओनली 2 रुपीज. तो मतलब कि यहां पे पर्सन की इनकम जो है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग नहीं इंक्रीज हुई है, राइट? सो अगर हम देखने जाए कि यहां पे रियल में इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, तो दैट इज -2 रुपीज, राइट? सो इसे कहते हैं रियल वेजेस. जब वेजेस में से आप इन्फ्लेशन को माइनस करते हैं तब जाके जो वेजेस मिलेंगे उसे कहेंगे रियल वेजेस. सो इन्फ्लेशन जैसे ही ज्यादा होगा, मान लो कि द इन्फ्लेशन इंक्रीजेस टू 5%, तो वैसे ही ये रियल वेजेस जो है वो कम होंगे, इट विल बिकम -3. सो आंसर होगा C 1 and 3. ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट है कि इट विल लोअर द वैल्यू ऑफ रियल वेजेस. सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है. इसमें ये कहा गया है कि इट स्पर्स, मतलब कि इट एनकरेजेस द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. अब ये गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा इसका मतलब है प्राइस राइज. अगर प्राइस बढ़ेगी तो प्रॉफिट लेवल जो है वो कम होगा. अगर प्रॉफिट कम है तो सेविंग्स भी कम होगी. अगर सेविंग्स कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा. सो इट विल रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. सो सेकेंड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट. थर्ड जो है वो करेक्ट है. जैसे कि जो कंट्रीज फिक्स एक्सचेंज सिस्टम को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, दे हैव अ कॉमन करेंसी यूरो. So they cannot devaluate the currency by themselves. किसी एक कंट्री के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कॉमन करेंसी को डिवैल्यूएट कर सके. तो ऐसे टाइम पे अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया तो वहां पे इन्फ्लेशन की इफेक्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, राइट? सो थर्ड जो है वो भी करेक्ट है. हेंस द आंसर विल बी C 1 and 3. अब रिसेंटली आरबीआई ने अपना मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया है बाय द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी. तो जिसके अंदर ये जो आरबीआई ने रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट जो है उसको चेंज नहीं किया. सो ये आर्टिकल जो है वो, इसका आर्ग्यूमेंट ये है, द आरबीआई होल्ड्स इंटरेस्ट रेट साइटिंग कंसर्न्स अबाउट इन्फ्लेशन आउटलुक. मतलब ये इंडिकेटर है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है इन फ्यूचर. क्वेश्चन नंबर 9. The military exercises Mitra Shakti and Slinex are related to India and dash. Option A Thailand, option B Singapore, option C Japan, option D Sri Lanka. So answer है श्रीलंका. मित्र शक्ति एंड स्लिनेक्स जो है they are the bilateral exercises between India and श्रीलंका. अब रिसेंटली श्रीलंका के अंदर जो पार्लियामेंट्री के इलेक्शंस हुए थे तो उसके अंदर ये रिजल्ट्स आ गए उसके कि जो श्रीलंका पीपल फ्रंट पार्टी है जो विनर है इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, और इसकी वजह से जो श्रीलंका की पॉलिटी है उसके अंदर काफी सारे चेंजेस आए. तो आज के न्यूज़पेपर में काफी सारे आर्टिकल्स हैं जो श्रीलंका के इलेक्शंस के ऊपर दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू इंडिया एंड रशिया? मतलब इसमें से कौन से इंडिया एंड रशिया दोनों से रिलेटेड है? फर्स्ट, कावकाज मिलिट्री एक्सरसाइज. सेकंड, एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी. थर्ड, ब्रह्मोस मिसाइल. फोर्थ, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट. चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा. द आंसर विल बी डी 1, 2, 3 एंड 4. चारों के चारों जो है दे आर रिलेटेड टू इंडिया एंड रशिया. अब कावकाज मिलिट्री एक्सरसाइज जो है 2020 के अंदर जिसमें इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रहा है. एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी जो है वो लास्ट ईयर काफी न्यूज में थी.
लास्ट ईयर इन 2019 इंडिया ने रशिया को $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की थी टू डेवलप द फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया, जहां पे इंडिया को ये लगता है कि काफी सारा पोटेंशियल है, राइट। तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नाम दिया था एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी, राइट। तो ये सेकंड जो है वो भी रिलेटेड टू रशिया। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल, इट इज बीइंग जॉइंटली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड रशिया। तो थर्ड जो है वो भी करेक्ट होगा। फोर्थ जो है वो भी करेक्ट है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, इट इज लोकेटेड ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु, जिसके अंदर रशिया जो है इस पर्टिकुलर पावर प्लांट को डेवलप कर रहा है। सो आंसर होगा डी 1, 2, 3 एंड 4। आज के न्यूज़पेपर में यह है कि इंडिया टू टेक पार्ट इन कावकाज 2020 इन रशिया। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।